हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव ज्ञान में। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11 का चैप्टर 2 जो फ्रीडम है उसका सेकंड पार्ट है, द सोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। जो restrictions on the freedom of individual may come from domination and external controls। जो पर्सन है उसकी जो फ्रीडम है उस पर किसी ना किसी तरीके से हमें एक रेस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत है, बाहरी कंट्रोल की ज़रूरत है, नियंत्रण करने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या है कि जब इतनी रेस्ट्रिक्शंस होंगे ना तो ये फोर्सफुली या गवर्नमेंट द्वारा ऐसे कानून की मदद से ही लगाए जा सकते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर सब लोग अपनी मनमर्जी करने लग जाएंगे। जो रूलर है वो पावरफुल है, रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ना वो कॉलोनियल जो इतने रूलर्स होते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका में क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जो अपार्थी सिस्टम था उसकी व्यवस्था में ऐसे बहुत सारे रूल लगे हुए थे। तो जहाँ वहाँ की गवर्नमेंट ने कोई ना कोई ज़रूरत हो सकती थी कि, लेकिन सरकार ने क्या किया, डेमोक्रेटिक हो या स्टेट के जो सिटीजन्स को, अपने रूलर्स को कुछ भी नियंत्रण हो सकता है। इसके लिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो पीपल्स को उसकी फ्रीडम की रक्षा के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढे, एक मीडियम ऑफ ढूंढे कि भाई अपनी जो फ्रीडम है उसको नुकसान ना पहुंचे, वो किस तरीके से किया जाए। बट कंस्ट्रेंट्स ऑन फ्रीडम कैन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम सोशल इनइक्वलिटी। भाई लेकिन जहाँ पर हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम रोक टोक की बात कर रहे हैं, तो क्या उससे जो सोसाइटी में असमानता भी भाई कारण भी हो सकता है। जैसे कास्ट सिस्टम हो सकता है, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, फ्रीडम पर लगने वाले रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। तो उसमें सुभाष चंद्र बोस ऑन फ्रीडम ड्रॉज अटेंशन टू नीड फॉर द कंट्री टू वर्क रिमूव सच कंस्ट्रेंट्स। सुभाष चंद्र बोस को कथन ऐसे ही जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस को दूर करने की ज़रूरत की ओर ध्यान दिलाता है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू वी नीड कंस्ट्रेंट्स। हमें जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, प्रतिबंध हैं, उनकी ज़रूरत क्यों है। वी कैन नॉट लिव इन अ वर्ल्ड वेयर देयर आर नो कंस्ट्रेंट्स। हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई भी प्रतिबंध या रेस्ट्रिक्शंस ना हो। हमें कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ क्या होगा, जो सोसाइटी है, जिसकी जो सिस्टम है वो पूरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि लोग अपनी मनमानी करने लग जाएंगे। लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। एम्बिशियस जो होंगे वो आपस में टकराने लगेंगे। और दूसरी प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, जो सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, जिसके लिए वो लोग आपस में लड़ने लगेंगे। सोसाइटी में जो असहमति है वो बहुत ज़्यादा फैलने लगेगी। लोग एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे और खुलकर वो क्या करने लगेंगे, दूसरे से लड़ने झगड़ने लगेंगे, संघर्ष करने लगेंगे। और हम ये क्या देखते हैं कि जैसे हमारे चारों ओर छोटे बड़े जो भी रीज़न है लड़ने के लिए, लोग तैयार, लोगों को आप देखते हो ना, जब हम कहीं पे भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं रास्ते में भी दिख जाता है, सड़क पर गाड़ी चलाते समय भी गुस्से में, पार्किंग में भी झगड़ा करते रहते हैं, ज़मीन या मकान के लिए तो लड़ाई होती ही रहती है। या किसी ना किसी स्पेशल फिल्म को लेकर भी कई बार हमारी सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। जैसे पद्मावत मूवी के लिए हुआ था, उसका मूवी का नाम चेंज करना पड़ा। तो हमारी सोसाइटी में ना ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, जैसे संघर्ष होते रहेंगे, हिंसा होती रहेगी। लेकिन कई बार क्या होता है, इन सबसे में बहुत सारा लॉस होता है। इसलिए हर सोसाइटी को हिंसा से बचाने के लिए, समाज में लड़ाई झगड़े से बचाने के लिए हमें एक कंट्रोल की ज़रूरत है। लोग आपस में ना लड़ने ना लगे, इस सब का जो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें एक सिस्टम होना चाहिए। जब तक हम एक दूसरे के जो व्यूज़ हैं उनको रिस्पेक्ट ना करेंगे, एक दूसरे के जो विचारों को, अपने विचारों को दूसरे पे थोपने का प्रयास ना करें, तब तक हम फ्रीडम के साथ और बहुत लिमिटेड कंस्ट्रेंट्स के साथ रहने में सक्षम है। अदरवाइज़ क्या होगा, जो सोसाइटी में ना फ्री जो सोसाइटी है वो हमारे जो व्यूज़ हैं उसको बनाए रखने के लिए, जीने के अपने तरीक़ों को डेवलप करने के लिए और अपनी इच्छाओं को ज़बरदस्ती पालन करने में एबल नहीं हो सकता। भाई लोगों को, सबको अपनी चॉइस चाहिए होती है कि भाई अपने तरीके से अपनी को लाइफ को स्पेंड कर सकें। बट द क्रिएशन ऑफ सच ए सोसाइटी टू रिक्वायर्स सम कंस्ट्रेंट। लेकिन ऐसे समाज के निर्माण के लिए कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कंस्ट्रेंट्स के बहुत हमें नीड है। कम से कम ये ज़रूरी होती है कि हमें जो हमारे व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं, बिलीव्स हैं,
इनके बीच में जो इतने भी डिफरेंस हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए हम तैयार हैं। कभी कभी ना क्या होता है कि जैसे हम लोग जैसे हमें लग सकता है कि जैसे हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो रिस्पेक्ट है हमारी रिलीजन के साथ जो है, तो लोग कहीं उसका विरोध ना करें या विचारों को रिजेक्ट ना करें, उन उन लोगों की हमसे व्यूज़ अलग ना हो। हमें कुछ विचार या जीवन जो हमारी तरीके से जीने के लिए हमें मिलना चाहिए। तो ऐसी ही इन्हीं सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। भाई बहुत अच्छे तरीके से जीना है तो हमें किसी न किसी विचारों को एक रूप में हो जाने के लिए सबको होना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा, सोसाइटी बिल्कुल सही तरीके से रन नहीं करेगी। ऐसी स्टेज में हमें क्या होता है कि हमें अपनी फ्रीडम को बचाने के लिए भाई लॉ की भी ज़रूरत पड़ेगी ना। फ्रीडम इज़ प्रोटेक्टेड बाय द लॉ तभी हो सकता है। तो लॉ टू एंश्योर दैट माई फ्रीडम इज़ प्रोटेक्टेड। The important question, however, is to identify which constraints of on freedom are necessary and justifiable and which are not। भाई हम कैसे ढूंढेंगे ना, ये सब क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को भी कौन सा सही है, किसको हम सही तरीके से हमारे लिए अप्लाई हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी फ्रीडम को नुकसान पहुंचा रहा है। तो भाई हमें सब, क्योंकि आप वैसे भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपको सब ये सारी बातें सोचने में आती हैं। इसी के साथ है हमारे पास हार्म प्रिंसिपल, जिसको हम हानि का सिद्धांत कहते हैं। टू आंसर दीज क्वेश्चन सेटिस्फैक्टली वी हैव टू एड्रेस द इशू ऑफ द लिमिट्स। भाई जैसे जहाँ इस सवाल को हम बहुत अच्छे से, जहाँ पर हम प्रतिबंध हो, लिमिटेशंस हो, एक दूसरे के ऊपर लगाने के लिए आरोप हो, उनके रिजल्ट से जुड़े हुए इश्यूज हो, हमें एक टॉपिक पर ध्यान देना होगा जहाँ पर जॉन स्टुअर्ट मिल, जिनका पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल, ने अपना जो एक ऐसे लिखा है ऑन लिबर्टी, और इन द डिस्कशन इन पॉलिटिकल थ्योरी इज कॉल्ड द हार्म प्रिंसिपल के रूप में हम उसको पढ़ते हैं। एक्चुअली द सोल एंड फॉर विच मैन काइंड, भाई इसमें क्या है, जो सिद्धांत है ना, प्रिंसिपल यह है कि किसी के कार्य करने की जो फ्रीडम में इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो से किसी को भी इंटरफेयर करने का एक राइट नहीं मिल जाता है, क्योंकि उसमें हमारी आत्मरक्षा जुड़ी हुई है। एक कल्चर सोसाइटी के लिए किसी भी मेंबर की इच्छा के खिलाफ पावरफुल वे में गलत तरीके से किसी चीज़ का प्रयोग करना एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। इसी को इन्होंने हार्म प्रिंसिपल कहा है। मिल इंट्रोड्यूस हियर एन इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शंस। मिल ने यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण और विभेद को सामने रखा है, जहाँ पर मिल ने देखो दो चीज़ें कही हैं। एक तो सेल्फ रिगार्डिंग कही है, जिसको हम स्वबंध कह सकते हैं, और सेकंड कहा है उन्होंने पर संबंध। दो चीज़ों पर उन्होंने बात करी है। तो अदर्स यानी पर संबंध, अदर रिगार्डिंग्स। अब हम इनको इंडिविजुअल समझते हैं। जैसे सेल्फ रिगार्डिंग, मिल्क जो कहना चाहते हैं, मिल्क ये कह रहे हैं जो ये सेल्फ रिगार्डिंग है, ऐसे कार्य और निर्णयों के लिए कहा गया है जिसमें ऐसे मामले जहाँ पर स्टेट या किसी भी जो बाहरी यानी आउटर पावर का कोई इंटरप्शन नहीं होने की ज़रूरत को इसमें कहा गया है। सेल्फ माने स्वयं से यहाँ पे कहा गया है, जिनके बारे में यह भी कह सकते हैं कि जैसे ये मेरा काम है, मैं इसे वैसे करूँगा जैसा मेरा मन होगा, या अगर ये आपके ऊपर असर नहीं डालते हैं तो इससे आपका क्या मतलब है। ये सारी चीज़ें में इन्होंने बातों को कहा गया है कि भाई अगर नहीं है तो जैसे आपके ऊपर क्या असर डाल रहे हैं ये सारी चीज़ें। जस्ट इसके अपोजिट ऐसे कार्य जो दूसरों पे असर डालते हैं, जिनका जो असर है वो हमारे एक्टिविटी का हो रहा है। आउटर का जो कंस्ट्रेंट्स लगाए जाते हैं उनको अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं जैसे अदर रिगार्डिंग्स। भाई दूसरों के ऊपर हम कंट्रोल करने के लिए बात कही है। अगर हमारी जितनी भी एक्टिविटी है उससे मुझे नुकसान होता है तो किसी ना किसी आउटर जो कंस्ट्रेंट्स होना ही चाहिए कि मुझे इन नुकसानों से बचाया जा सके। तो फ्रीडम से जुड़े जो भी मामले होते हैं, फ्रीडम जो किसी स्टेट हुआ, किसी पर्सन को हुआ, ऐसे कार्य को करने से रोक सकता है जिससे उसको भाई जो नुकसान हो यानी उसको हार्म हो। उसी तरीके से जैसे अदर रिगार्डिंग्स की हम बात कर रहे हैं, तो अदर रिगार्डिंग्स में जैसे कोई बाहरी आउटर जो पावर है, लॉ की शक्ति, ऐसे प्रतिबंध, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए केवल तभी लगाने चाहिए जब वे किसी निश्चित पर्टिकुलर कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा गंभीर नुकसान ना पहुंचाए।
अन्य अदरवाइज़ क्या होगा, जो सोसाइटी है उसकी जो फ्रीडम है उसके लिए एक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इनकन्वीनियंस हो जाएगा भाई। जो सोसाइटी है उसको स्पिरिट ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रीडम, वहाँ पे थोड़ी सी असुविधा हमको थोड़ी सी सहन करनी पड़ सकती है। अब है हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। भाई जो लिबर्टी है वो भी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी। अब इस बात को समझते हैं। जैसे अर्लियर इन द चैप्टर वी हैड मेंशन 2 डायमेंशन ऑफ फ्रीडम, जहाँ पर हम 2 तरीके के आयाम को देख रहे हैं। जैसे बाहरी वाला, आउटर वाला रेस्ट्रिक्शन कॉन्ट्रेंट्स जो था, एंड फ्रीडम एज द एक्सप्रेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। जहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी के प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, जहाँ पर पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव फ्रीडम भी हो सकती है। नेगेटिव फ्रीडम उस पर्टिकुलर उस एरिया को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें पर्सन जो होता है वो एक रूल्स के अकॉर्डिंग भाई नहीं काम करता है, जिसमें वह जो होना, बनना या करना चाहे हो सके, बन सके और कर सके। यह ऐसा एक एरिया होगा जिसमें किसी आउटर कंट्रोल को इंटरप्ट नहीं होना है। यहाँ एक छोटा सा एक एरिया जो बिल्कुल प्योर एरिया की बात कही गई है। we need to recognize is that the negative liberty tradition, हम जो मानने की ज़रूरत है वह नेगेटिव फ्रीडम की पर्टिकुलर परंपरा व्यक्ति के लिए एक ऐसे दायरे की बात कहती है जो एक जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसमें जो पर्सन है वो स्वयं को एक्सप्रेस कर सकता है। अगर ऐसा यह जो एरिया है वो छोटा है तो जो पर्सन है वो अपनी डिग्निटी के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। जैसे एग्जाम्पल के हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक स्कूल है, खेल का मैदान होगा, वहाँ पर ऑफिस होगा, जैसे डिफरेंट स्टेजेस होंगे, वहाँ के ड्रेस का चयन करने का मामला ऐसा है। जैसे वहाँ पर एरिया है भाई, उस एरिया के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे उन सारी चीज़ों को डिसाइड किया जाएगा, जिसमें राज्य का, किसी भी धर्म का, किसी भी जैसे आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, जैसे कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें इंटरप्ट ना करें। कुछ पर्सन्स के इसमें नाम दे रखे हैं, जैसे रूसो, भाई रूसो, हीगल, कार्ल मार्क्स, गांधी जी, अरबिंदो, इन सब के इसमें नाम बता रखे हैं कि ये ऐसे थिंकर्स हैं जो प्रेरणा लेने वाले लोगों में देखा जा सकता है, इनसे कुछ सीखा जा सकता है। द इंडिविजुअल टू डेवलप हिज और हर कैपेबिलिटी मस्ट गेट द बेनिफिट ऑफ अबिलिटिंग ऑफ। तो रूसो, हीगल, मार्क्स, गांधी, अरबिंदो और इन सब ने अपनी अपनी कि इन सब से हमें इंस्पायर होना चाहिए, इनसे हमें सीखने की ज़रूरत है। जो पर्सन है सोसाइटी में, उसका जो रिलेशन है वो प्रकृति और उसके स्टेजेस के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे एक परंपरा बता रहे हैं कि इन संबंधों को इस तरह से हमें सुधारना चाहती है कि किसी पर्सन को उसके व्यक्तित्व का जो डेवलपमेंट है वो कम से कम बिना रुकावट के हो। जैसे एक व्यक्ति, एक उसकी जो कंपैरिजन है एक वो फूल से की गई है। जब मिट्टी जो सॉइल है वो फर्टाइल सॉइल होगी, उसको सनलाइट मिलेगी, उसको अप्रोप्रिएट पानी मिलेगा और उसकी जो देखभाल की जाएगी अच्छे तरीके से रेगुलर प्रॉपर वे में, तो क्या होगा, वो फूल जो है वो खिल जाएगा। तो उसी तरीके से भाई जी किसी भी पर्सन है उसकी क्षमताओं का विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए उसे फिजिकल, पॉलिटिकल और जो सोशलिजी वे में सोशल सोसाइटी से भी हमें उसको, अगर उसको सपोर्ट मिलता है, पॉजिटिव वे में मिलता है, तो उसको इन सारी सिचुएशंस का लाभ ही मिलना चाहिए। अब है हमारे पास एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, यानी वन ऑफ द इशू दैट इज़ कंसिडर टू बिलोंग द मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। यानी जो अभिव्यक्ति का जो मुद्दा है वो ऐसा होना चाहिए इसमें बहुत बिल्कुल कम से कम एरिया में किसी का इंटरफेरेंस माना गया है। जैसे जे.एस. मिल है, जे.एस. मिल ने बहुत स्ट्रांगली एक अपना डिबेट, अपना व्यू कहा है कि जो अभिव्यक्ति है, जो एक्सप्रेशन है, उसकी फ्रीडम पे हमें किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। इस बारे पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिबेट की हुई है। जैसे कई बार किसी बुक के लिए बोला जाता है, वहाँ पे जो प्ले होता है, जो फिल्म होती है, उस पर किसी ना किसी तरीके से रिसर्च होती है, लेख होते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाने की कई बार मांग उठती है। जैसे मूवी में नहीं हुआ था पद्मावत मूवी में उसको, उसके लिए भी बहुत सारी सोसाइटी में इश्यूज़ क्रिएट हो गए थे। तो किसी बुक पर अगर हम किसी तरीके का रोक लगाते हैं
उसके ऊपर हम किसी तरीके की बाउंडेशन लगा रहे हैं, तो इसका क्या है मतलब? कुछ ना कुछ उसमें या तो प्रॉब्लम आ रही होगी लोगों को, किसी न किसी को इश्यूज़ हो रहे होंगे। पर अभी तक हमने ये देखा है कि जो ये फ्रीडम है ना, ये एक विकल्प है, एक जिसमें हम इस तरीके के निर्णय ले सकते हैं जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीडम के बीच में फ़र्क किया जा सकता है। तो ये काफ़ी सारे इसमें बातें कही गई हैं। वॉल्टेयर ने भी कही है कि तुम जो कहते हो उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार को बचाव करूँगा। तो इस तरीके से कही है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी, जैसे सम ईयर्स एगो, एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे रहा कि बहुत कुछ समय समय पहले की बात है, जो दीपा मेहता एक फ़िल्म मेकर थी, वो काशी में जो विधवाएँ थी उनके ऊपर एक फ़िल्म बनाना चाहती थी, पर ये फ़िल्म नहीं बना सकती थी। उनकी प्रॉब्लम थी क्योंकि जो पॉलिटिकल के लोग थे ना, उन्होंने ज़बरदस्त बहुत तेज़ी से इसका विरोध किया था, क्योंकि उनको लगता था कि जो ये मूवी बनने के बाद जो इंडिया का जो कल्चर है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा, या उसको बहुत गलत तरीके से बताया जाएगा। विदेशों में क्या होगा, दर्शकों को इसकी ज़रूरत, मतलब एक गलत वे में उनको किया गया। जो भाई लोगों को, मतलब इसने सही तरीके से उनको समझ में ही नहीं आया था कि क्या था, जो लोगों ने उसका बहुत अपोज़ किया। बाद में इस फ़िल्म को नहीं बनने दिया, परिणाम स्वरूप बाद में क्या हुआ, काशी में नहीं बनाई गई ये मूवी, क्योंकि काशी वैसे भी अपने यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल वे में भी फेमस प्लेस है। बाद में ये फ़िल्म बनी, और इसी तरह से ओबरे मैन की जो रामायण रीटोल्ड ऑफ, उसी तरीके से सलमान रशीदी की द साइंटिफिक वर्सेस। सो समाज में कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे कुछ लोग हमेशा किसी न किसी चीज़ पे अपने विरोध को जताते रहते हैं। तो ये बहुत सारी जगह पे हुआ है ऐसा कि कुछ ना कुछ हुआ है। अब जैसे मी नाथूराम बोलते नामक जो प्ले था, उसको कई जगहों पे ग्रुप्स ने बहुत विरोध किया, और एट लास्ट उसको बंद ही करना पड़ा। तो अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं लोगों को, क्योंकि हमने फ्रीडम दे रखा है ना कि भाई सोसाइटी में कुछ भी ऐसा गलत हमारे पास ना हो, तो इसके लिए हमने सेंसर बोर्ड को बना रखा है। सेंसर बोर्ड इन सब चीज़ों से रिलेटेड काम करती है। अलग अलग तरीके की सीमाएं होती है, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के एग्जिट्स, एंड वी आर सब्जेक्ट टू देम टू इन डिफरेंट सिचुएशन। व्हाइल रिफ्लेक्टिंग ऑन द सच सिचुएशन वी नीड टू रियलाइज दैट व्हेन कंस्ट्रेंट्स आर बैक्ड बाय द ऑर्गेनाइज सोशल, रिलीजियस और कल्चरल अथॉरिटी, जहाँ पे हम सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से हम किसी भी स्टेट की जो पावर है उसको बल पर लगाया जा सकता है, यहाँ पे वो लोग काम कर सकते हैं। एट लास्ट जो है वो यही है हमारे पास कंक्लूजन की, वी बिगेन बाय सेइंग दैट फ्रीडम इज़ द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, बाहरी जितने भी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं उनका अभाव हो, या हम ये महसूस कर सकते हैं कि जो फ्रीडम है वो हमारे ऑप्शंस को चुनने में हमारी हेल्प करता है, हमारी पावर को, जो छुपी हुई जो पावर है उसको बाहर निकाल के लेकर आता है, और हम अपने जो वर्क को अच्छे तरीके से, अपनी जो रिजल्ट्स हैं, जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए फ्रीडम के ज़्यादातर जो लोग फेवर में मानते हैं, जहाँ पे बच्चों को, पेरेंट्स को देखभाल में रखा जा सकता है। तो ये सही निर्णय है, जहाँ पर बात है भाई पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, सारे जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेने के लिए। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक टेक केयर, बाय बाय।